Hey everyone, today in this video we will discuss about osteoporosis. So osteoporosis टर्म को ब्रेक करके देखें तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोर एंड पोरस. सो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं ड्यू टू द लो बोन मिनरल डेंसिटी, और जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं ना वो भी बढ़ जाते हैं. तो देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. इसी से एक रेलेवेंट सा टर्म है दैट इज़ ऑस्टियोपीनिया. सो डोंट कंफ्यूज विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया. ऑस्टियोपीनिया आपकी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बोन टिश्यूज़ में प्रोटीन और मिनरल का कंटेंट रिड्यूस होता है, पर ये इतना सीवियर नहीं होता जितना आपके ऑस्टियोपोरोसिस में होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इटियोलॉजी. ऑस्टियोपोरोसिस आखिर हो क्यों रहा है? सो बेसिकली जो आपके बोन टिश्यूज़ है ना वो कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब होते हैं और रिप्लेस होते हैं न्यू बोन टिश्यूज़ से. थ्रू आउट द लाइफ आपका ये प्रोसेस चलता है, यानी कि बोन रीएब्जॉर्प्शन, रीमॉडलिंग होती है और न्यू बोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, न्यू बोन टिश्यूज़ आपके प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपका बोन का जो मास है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है बोन टिश्यूज़ का वो ज़्यादा होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन से. ठीक है, इसके कॉजेज़ को हम प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके से डिवाइड करके देखते हैं. अब प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आपका प्रोलॉन्ग नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस. आपकी बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम से कैल्शियम की कमी है, डाइटरी कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन से. वाइटामिन की कमी है, वाइटामिन डी की कमी है, तो भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है. आपके जो हार्मोन्स हैं उनका इम्पेयरमेंट है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तब भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो आपकी बोन है ना वो रिस्पॉन्ड करती है लोड के लिए. जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने बोन्स को लोड देंगे, उतनी अच्छी उसकी डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बोन होगा. प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर एक आता है आपका पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से. मीनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो बोन का जो लॉस है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू बोन. नेक्स्ट है आपका सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एजिंग से रिलेटेड है. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो घटने लगती है. 60-65 की एज तक आते आते मिनरल डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है. इट विल लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स है लाइक देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिकेशन. ऐसी मेडिकेशन जो कि आपके इंटेस्टाइन में से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो है इनहिबिट कर रही है, लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत लंबे टाइम से आप ले रहे हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है. लो कैल्शियम इनटेक, डाइटरी कैल्शियम जो है वो ही आप कम ले रहे हैं, डाइट में ही कैल्शियम नहीं है. या फिर आपका एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करते हैं. बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की वो रिड्यूस होने लगती है. हार्मोनल लेवल इम्बैलेंसमेंट से भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है. अब जो आपके सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हैं वो एंडोक्राइन ओरिजिन के भी हो सकते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो डेवलप हो सकता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है कोई, जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, मैल एब्जॉर्प्शन होता है, किसी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर मैल न्यूट्रिशन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट आपका कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जैसे 50s की एज के बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फीमेल्स को ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज पे आ जाती हैं, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. जेनेटिक अगर है तो भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में भी रन कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस. एमेनोरिया के केस में भी हो सकता है, या फिर ऐसी फीमेल जिनका मेनार्की लेट स्टार्ट हुआ था या फिर मीनोपॉज जल्दी हो गया, इस केस में भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है डेवलप हो सकता है. फिजिकल इनएक्टिविटी हो या फिर कोई आप ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन, थायराइड के लिए आप थायरॉक्सिन वगैरह ले रहे हैं, या स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी तरीके की, अल्कोहल या टोबैको का कंजप्शन करते हैं, एंड्रोजन एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है. ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए लेबोरेटरी असेसमेंट किया जा सकता है, जिसमें रीनल, थायराइड फंक्शन टेस्ट या फिर आपके विटामिन डी का अमाउंट, कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में कितना है इसको एनालाइज कर सकते हैं.
उसके बाद जिसमें मेन टेस्ट होता है दैट इज़ योर डेक्सा स्कैन, जो कि आपके सेंट्रल स्केलेटल का स्कैन होता है और ये बेस्ट टेस्ट है आपके बोन की मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए। इसमें जो स्कोर होता है ना, अगर वो -1 से -2.5 के अराउंड होता है तो दैट इज़ योर ऑस्टियोपीनिया, और अगर -2.5 से बिलो जाता है स्कोर तो वो ऑस्टियोपोरोसिस पॉजिटिव होता है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं और यूरिन में भी कैल्शियम लेवल और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो आपके इसमें बैक पेन रहेगा, एपिसोडिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है स्पाइन के अंदर जो कि आपके रेडियोग्राफी में आ जाता है। बोन में फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपकी हाइट जो है ना वो थोड़ी सी आपको कम दिखती है क्योंकि जो बोन है उनमें कंप्रेशन वाला फ्रैक्चर्स डेवलप होता है। काइफोसिस हो सकता है, ठीक है। और आपके जो एक्टिविटी का टॉलरेंस है ना वो भी कम हो जाता है, आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, आप बहुत थका हुआ फील करते हैं, आपकी पेन आने लगता है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, जिसके लिए पेशेंट को आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वेट के साथ, रेजिस्टेंट बैंड के साथ कराया जा सकता है। आपके पॉस्चरल कंट्रोल को पे फोकस करना है क्योंकि जो रिस्क ऑफ फॉल है ना वो कम से कम हो। बैलेंस एक्सरसाइजेस करा सकते हैं आप। पॉस्चरल एक्सरसाइजेज में आप काइफोसिस जो कर्व है, कर्वेचर्स है, उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज करा सकते हैं, स्कैपुलर रिट्रैक्शन हो गया, थोरेसिक का एक्सटेंशन हो गया, हिप का एक्सटेंशन हो गया। लेकिन आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस बिल्कुल अवॉइड करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस आपके ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में, क्योंकि जो स्पाइनल फ्रैक्चर का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका पेशेंट एजुकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को बिल्कुल उसकी कंडीशन के बारे में एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। उसके बाद उसको बताइए कि किस तरीके से वो अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन करे। कैल्शियम विटामिन जो है उसकी डाइट में होना ज़रूरी है। वेल फिटेड शूज़ पहने जिससे कि जो फॉलिंग है वो अवॉइड हो सके। आपको सडनली बहुत ही हैवी चीज़ को लिफ्ट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत हैवी लिफ्टिंग से क्या होगा, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उन पर सडन प्रेशर पड़ेगा तो फ्रैक्चर के चांसेस हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करनी है। और नॉर्मल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उठ के थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट आप डाइटरी मैनेजमेंट में अपने जो डाइट है उसको आपको हेल्दी रखनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें कैल्शियम और विटामिन डी जो है उसका अमाउंट अच्छा खासा लेना है, जिससे आपकी कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सन एक्सपोजर से आप विटामिन डी ले सकते हैं, फूड्स के थ्रू ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, एंड अपने फिजिशियन के रिकमेंडेशन से ही लें। उसके बाद जो ये डिज़ीज़ है ये बहुत ही साइलेंट डिजीज़ है, इसमें कोई इस तरीके का सिम्टम नहीं दिखेगा आपको कि आपको पता चल जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ है। इट कैन डायरेक्ट लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। सो ऐसा कोई कंडीशन बॉडी में डेवलप ना हो, अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखें, फिट रखें, डेली एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, डाइट का ध्यान रखें। So this is all about osteoporosis. Hope you guys like the video. Please share, subscribe and support. Bye bye. Take care.